मोहम्मद रफ़ी और लता के दरमियान 3 साल बोलचाल क्यों बंद रही? रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। बॉलीवुड के दो अजीम गुलकारों मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के दरमियान वो लड़ाई हुई कि जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। 1961 की एक सर्द दोपहर जब मोहम्मद रफ़ी फिल्म माया के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने पहुंचे तो लता और मौसीकार सलल चौधरी उनका इंतजार कर रहे थे। ये दो गाना था जो रफ़ी लता की आवाज़ में देव आनंद और माला सेना को स्क्रीन पर गाना था। सरल चौधरी की मधु और पेचीदा धुन पर मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोलों का मुखड़ा था, तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से उतारी है। रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब को एक अंतरे में बार बार मुश्किल का सामना था। जब 11 रीटेक्स हो चुके तो लता ने निहायत गुस्से में सललदा से कहा, रिकॉर्डिंग मुलतवी कर दी जाए, मैं बार बार नहीं गा सकती। सललदा के चेहरे पर भी नागवार तासुरात थे। रफ़ी साहब पूरे यूनिट के सामने बेबसी की तस्वीर बने खामोश खड़े थे। सललदा ने गुस्से से गर्दन झटकते हुए लता से कहा, एक कोशिश और कर लेते हैं, और इस तरह 12वीं मर्तबा गीत रिकॉर्ड हुआ। सललदा फिर भी मुतमईन ना थे, लेकिन जैसा भी था उन्हें इत्तेफा करना पड़ा। लता को इस गीत की कैफियत संभालने में यूं भी आसानी थी कि वो 1 साल पहले यही धुन बंगाली में रिकॉर्ड करवा चुकी थी। फिल्म जगत में ऐसा पहली मर्तबा ना हुआ था। इस वक्त रिकॉर्डिंग की सहूलियात नाकाफी थी, इसलिए 2 गाने या कोर्स की सूरत में दरकार तमाम गुलकारों को एक साथ गीत रिकॉर्ड करवाना होता था। इसलिए किसी लफ्ज़ या मखसूस कैफियत में किसी गुलकार या गुलकारा को परेशानी मामूल की बात थी। बाज़ औक़ात गीत की धुन फितरी तौर पर किसी एक की आवाज़ से ज़्यादा मुनासबत रखती थी। आप रफ़ी लता के 2 गाने गौर से सुनिए तो कई गीतों में रफ़ी बहुत आसानी से ज़्यादा आगे निकलते हुए नजर आते हैं, लेकिन गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा नारवा सलूक जिसमें तौहीन का पहलू नुमाया था, शायद ही कभी पहले देखने को मिला हो। रफ़ी साहब ज्यादा दिल गिरफ्तार सलल चौधरी के रवैये से हुए, जिन्होंने अपनी बंगाली गरवानिल बसवास की तरह रफ़ी पर कभी एतमाद नहीं किया। ये एक दिन का वाकया नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर पकते उस लावे का इजहार था जो गीतों की रॉयल्टी की वजह से रफ़ी और लता के दरमियान पक रहा था। उस वक्त फिल्मों में बजने वाले गीतों के LP रिकॉर्ड बनती थी जो ग्रामोफोन की मदद से बजाई जाती थी। जिस कदर LP रिकॉर्ड बिकते उसका 10% फिल्म के प्रोड्यूसर को दिया जाता था। 85 दहाई के आखिर में नौशाद, श्री रामचंद्र और शंकर जयकिशन ही ऐसे मौसीकार थे जिन्होंने अपने काम और नाम की वजह से फिल्म प्रोड्यूसरों को मजबूर करके 10 में से 5% रकम लेना शुरू कर दी। बाद में ओपितीर ने तो कमाल ही कर दिखाया और कई प्रोड्यूसरों को मजबूर करके तमाम 10 के 10% रॉयल्टी लेने लगे। तब बॉलीवुड के मंजरनामे पे रफ़ी लता की आवाज का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था। दोनों की रिकॉर्डिंग जबरदस्त मकबूल होते रहे। लता को ख्याल आया कि हमारी आवाज का रिस्क प्रोड्यूसर और मौसीकार खाए जा रहे हैं और हम खामोश बैठे हैं। लता ने मुकेश, तलत, नाडे और गीता दत्त को अलग अलग मुलाकात करके 2.5% रॉयल्टी तलब करने पर आमादा किया और सब ने तायद की। अब सबसे अहम मरला कनात पसंद रफ़ी साहब को कायल करना था। जब रफ़ी साहब के सामने बात रखी तो उन्होंने साफ कह दिया, जब हमने अपनी मर्जी की फीस लेकर गा दिया तो इसके बाद हमारा इस गीत से कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो कामयाब हो तो फायदा भी प्रोड्यूसर और मौसीकार को होनी चाहिए, क्योंकि उसकी नाकामी का नुकसान भी उन्हें बर्दाश्त करना होता है। लता को ये मुश्किल मुहिम सर होती नजर ना आई तो खामोश हो गई, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें ये बात कुछ भाई नहीं और इसका बरमला इजहार जैसे हुआ उसकी एक झलक आप देख चुके। एक दिन मुकेश अपनी गाड़ी में बिठाकर लता को मैरीन ड्राइव ले गए और कहने लगे, दीदी रफ़ी साहब बहुत सीधे इंसान है, जो बात दिल में हो वही जबान पर होती है। असल मसला बाकी लोगों का है, जिनकी गड़गू हमारे सामने कुछ और, प्रोड्यूसरों के सामने कुछ और होती है। लता ने कहा, इसका एक ही हल है कि सब लोग बुला लिए जाएं और एक जगह पर बैठकर फैसला कर लिया जाए और सबके दस्तखत करवा लिए जाएं। साथ ही लता ने मुकेश के जिम्मे लगा दिया कि आप सबको इकट्ठा करें। मुतालका दिन तलत, महमूद, मुकेश, गीता दत्त, रफ़ी और लता एक जगह पर सर जोड़कर बैठ गए ताकि फैसला हो क्या करना है। रफ़ी साहब ने दोबारा अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया तो लता ने कहा, ऐसे कैसे, क्या पता कब तक हम ऐसे गा सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स तो हमेशा बिकते रहेंगे, इसलिए हमारे पास एक महफूज जरिया आमदन होना चाहिए। रफ़ी साहब ने कहा, ठीक है, जैसे महारानी कहती हैं वही कर लीजिए। लता के लिए महारानी का लफ्ज पहले भी इस्तेमाल होता था, लेकिन इस लम्हे की नज़ाकत और शायद रफ़ी साहब के लहजे के सबब लता बिगड़ गई और बोली, मैं महारानी हूँ तो हूँ, आप कौन होते हैं मुझे ऐसा कहने वाले। रफ़ी ने कहा, माइंदा आपके साथ नहीं गाऊंगा। लता ने पलट कर जवाब दिया, आप क्या, मैं ही आपके साथ नहीं गाने वाली। इजलास
इस तलखंदाजी में ख़त्म हो गया। लता ने पहले काम ये किया कि तमाम मौसीकारों को फ़ोन करके बताया कि आइंदा वो रफ़ी के साथ कोई गीत रिकॉर्ड नहीं करवाएंगी। इस तरह दोनों ने 3 बरस तक एक साथ कोई गीत न गाया। मुंबई की फिल्म नगरी में अगर किसी शायर का तनतना था तो वो थे शायर लुधियानवी। अगर किसी मौसीकार ने कंजरवी निभाई तो वो थे ओपी नैयर। और गुलकारों में दूस लता जी की शान थी। अलबत्ता शायर और तीर के बरक्स लता गुस्से की आंच हल्की होते ही मुफाहमत पर आमादा हो जाया करती थी। दूसरी तरफ रफ़ी साहब जैसा शांत और मासूम शख्स पूरी फिल्म इंडस्ट्री तो क्या शायद मुंबई की गलियों में भी कम मिले। अपनी उजली मुस्कुराहट जैसे मन के उजले रफ़ी साहब तहम्मुल, इनकिसार और सादगी का मुजस्मा थे। लेकिन जब बात गुलकारी की हो तो मोहम्मद रफ़ी लता समेत किसी भी दूसरे गुलकार से कम ना थे। अगर लता उस वक्त पहले नंबर की गुलकारा थी तो रफ़ी भी पहले नंबर पर थे। अगर लता 5000 फीस ले रही थी तो रफ़ी भी उतने पैसे ही ले रहे थे। लता ने 1949 में राज कपूर की फिल्म बरसात में ऐसे सुरीले गीतों की बरसात बरसाई कि जहरा बाई, राजकुमारी, सूर्या, गीता दत्त, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम जैसी तमाम आवाज़ों के नक्श मध्यम पड़ गए। मंजरनामे पर एक ही आवाज़ थी और वो थी लता मंगेशकर। रफ़ी को तलत और मुकेश का दो तरफा चैलेंज दरपेश था। मजीद 3 साल ये तीनों गुलकार गला आजमा रहे। लेकिन पूजा भट्ट की फिल्म बीजू बावरा में एक ही जज से रफ़ी, मुकेश और तलत महमूद दोनों से इतने आगे निकल गए कि फिर कभी ये दोनों रफ़ी साहब के साए को भी न छू सके। उस वक्त लता जी 500 रुपया फीस ले रही थी और तब से मोहम्मद रफ़ी ने हमेशा लता के बराबर फीस ली। अब ये कैसे मुमकिन था कि रफ़ी महज लता की हैसियत मद्देनजर रखते हुए उनको मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेते? क्या लता से झगड़े का रफ़ी साहब को नुकसान हुआ? बहुत सारे लोग किशोर की आराधना से उड़ान को रफ़ी लता तनाज़े के आईने में देखते हैं। ये महज गलबोश है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। लता रफ़ी की खटपट 60 के अशरे की इब्तदाई सालों में हुई और उस वक्त रफ़ी मुसलसल बुलंदी की जानिब गामजन रहे। आइए एक नज़र फिल्म फेयर अवार्ड पर डालते हैं। आज फिल्म फेयर अवार्ड की मुमकिन है वो हैसियत ना हो जो 50, 60 और 70 की दहाई में थी। उस वक्त पूरे साल में यही एक अवार्ड था जो किसी भी शोबे में इनफरादी बरतरी साबित करने का बुनियादी हवाला था। फिल्म फेयर ने अपने इब्तदाई 4 सालों में बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड तो जारी किया लेकिन गुलकारों को निस्बतन कम तर समझते हुए खामोशी इख्तियार की। बाकी तो मुमकिन है ऐसे ही चलते रहते लेकिन लता तो लता थी। फिल्म फेयर की एक तकरीर में लता ने यह कहकर गाने से इनकार कर दिया कि जब तक गुलकारों के लिए इस अवार्ड का इजरा नहीं किया जाता मैं नहीं गाने वाली। जब बात मान ली गई तो लता ने यकीनी बनाया कि पहली हकदार मैं हुई। अगले बार सलल चौधरी को मधुमती के लिए बेहतरीन मौसीकार और लता को उसी फिल्म के गीत आ जा रे परदेसी पर बेहतरीन गुलकारा के एजाज से नवाजा गया। 1960 में शंकर जयकिशन ने मौसीकी के बजाय ताल्लुकात पर इंसार करते हुए फिल्म नाड़ी की निहायत आमियाना म्यूजिक पर बेहतरीन मौसीकार का फिल्म फेयर बटोर लिया। उसके मद्दे मुकाबिल एस.डी. बर्मन की सजाता की दुनिया हर एतबार से बेहतर थी। सजाता के एक गीत जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए पर तलत महमूद को बेहतरीन गुलकार का अवार्ड मिलना यकीनी था लेकिन गोलमाल है भाई। पैकेज डील के नतीजे में बेहतरीन गुलकार का फिल्म फेयर मुकेश को जिस गीत पर दिया गया मुमकिन है आप सर पीट लें। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। 2 साल फिल्म फेयर से महरूमी का ज़ाला रफ़ी 2 साल की मुसलसल जीत से ही कर सकते थे और उन्होंने ये कर दिखाया। 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो और तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, इन दो गीतों पर रफ़ी साहब को 1961 और 1962 में बेहतरीन गुलकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1963 में लता को फिल्म 20 साल के गीत कहीं दीप चले कहीं दिल। 1964 में महेंद्र कपूर को चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। 1965 में रफ़ी को चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। 1966 में लता को तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा और 1967 में रफ़ी को बहारों फूल बरसाओ पर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म फेयर के इब्तदाई 9 सालों में जब लता रफ़ी के दरमियान मुकाबला की फिजा तलखी से भरी थी उस वक्त रफ़ी ने 4 जबकि लता ने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। उसका मतलब रफ़ी की बरतरी से ज्यादा ये साबित करना है कि लता से मुकाबले और बोल चाल बंद होने से रफ़ी साहब को जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा। तो क्या लता को पड़ा? हरगिज नहीं। ये कहना कि रफ़ी को साजिश के जरिए पीछे धकेल कर किशोर को आगे लाया गया और लता भी उसमें शरीक थी अहमकाना बात है। फिर वो क्या बात थी जिसके सबब रफ़ी साहब को 1970 के अशरे में एक दर्जा नीचे उतर कर किशोर के लिए जगह खाली करनी पड़ी? आइए रफ़ी लता की सुलह और उसके बाद पहले रिकॉर्ड होने वाले गीत की तरफ चलते हैं, मुमकिन है जवाब मिल जाए। जिन 3 सालों में रफ़ी लता ने एक साथ सुर से सुर नहीं मिलाए उनमें समन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर की खूब लॉटरी निकली। रफ़ी या लता में से 2 गाने के लिए एक को लिया जाता और दूसरे की जगह समन या महेंद्र पुर करते। जब शंकर जी किशन पलकों की छाँव में नामी एक फिल्म की मौसीकी तरतीब दे रहे थे तो जय किशन ने लता जी से कहा ये गीत आपके साथ रफ़ी साहब गाते तो मजा आ जाता। लता ने कहा बुला लीजिए उन्हें। जय किशन ने कहा वाकई आप मिलकर गाने को तैयार हैं। जय किशन बागम बाग रफ़ी साहब के घर पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर विनती की। रफ़ी साहब ने दूसरी बात किए बगैर रजामंदी जाहिर कर दी और इस तरह तनाज़े के बाद ये पहला गीत रिकॉर्ड हुआ। क्या आप ये गीत सुनना चाहते हैं तो सुनिए कि ये गीत कभी मंजराम पर नहीं आ सका क्योंकि फिल्म अधूरी रह गई और गीत वक्त की गर्द में गुम हो गया। जब इस बात का पता एस.डी. बर्मन को चला तो उन्होंने
ने जेवल तैफ के एक दो गाने दिल पुकारे आरे आरे के लिए दोनों को एक साथ ला खड़ा किया। दादा बर्मन ने इस फिल्म के अगले गीत आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे के लिए लता के साथ रफ़ी के बजाय किशोर को खड़ा कर दिया। मुमकिन है आप इसे एस.डी. बर्मन की अपने हमवतन बंगाली किशोर के लिए पोशीदा मोहब्बत का करार दें, लेकिन इससे पहले एक बार लता रफ़ी का ये गीत सुन लीजिए। क्या ये वही मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं जिन्होंने दादा बर्मन के लिए ही 2 साल पहले गाइड में क्या से क्या हो गया, तेरे मेरे सपने और दिन ढल जाए जैसे गीत गाए थे? क्या दिल पुकारे में वैसी चाशनी, नरमी और ख्वाब आवर फिजा का कहीं शायबा तक मौजूद है? बात ये नहीं कि रफ़ी ने इससे पहले और इसके बाद कैसे कैसे शाहकार गीत गाए, बल्कि हर गीत बिलखसूस जब संगीतकार एस.डी. बर्मन जैसा हो तो 100% रचाव और सुपर्दगी मांगता है। लता रफ़ी के दरमियान बोलचाल अभी बहाल न हुई थी, लेकिन गीत रिकॉर्ड होने शुरू हो चुके थे। 1967 में ही जब एस.डी. बर्मन नाइट का एहतमाम किया गया तो नरगिस ने लता रफ़ी को आमने सामने ला खड़ा किया और इस तरह बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। उसी रात जब दोनों ने स्टेज पर दिल पुकारे आरे आरे मिलकर गाया तो सामीन 3 साल बाद ये मलकूती आवाज़ें एक साथ सुनकर झूम लगे। अगर आप भी झूमना चाहें तो लता रफ़ी के ये 10 बेहतरीन 2 गाने ज़रूर सुनिए। सुन मेरे साजना, हसन लाल भगत राम, आंसू 1953, मेरे बिन सोने नैन हमारे, एस.डी. बर्मन, मेरी सूरत तेरी आंखें 1963, तेरी आंखों में प्यार मैंने देख लिया, चित्रगीत चांद मेरे आजा 1960, बार बार तुझे क्या समझाए पायल की झनकार, रोशन आरती 1962, कोहो बोले देनिराना राव सिनोरन्ना संदरी 1957, लागी छोटे ना अब तो सनम, चित्रगीत काली टोपी लाल रुमाल 1959, तुम तो प्यार हो सजना रामलाल सहरा 1963, तू गंगा की मौज नौशाद बीजो बावरा 1953, जीवन में प्यार तेरा साथ रहे वसंत देसाई गूंज उठी शहनाई 1959, दुनिया में नहीं कोई यार गुलाम मोहम्मद अंबर 1952।